सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के जो आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो 5 अंक वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आप लोगों का जो यानी 2 अंक वाला, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं, यानी 90 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, उसमें उसका भी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में भी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सब प्रश्न हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, ये सब देख चुके हैं 10 नंबर तक। इस वीडियो में 11 नंबर से करेंगे, 11 नंबर से, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। एक प्रश्न देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे एपीसी कहा जाता है, एवं औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी एपीएस में क्या संबंध है, और एपीसी तथा एपीएस के संबंध की व्याख्या करें, ठीक है। तो देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा एक होता है, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत बचत प्रवृत्ति का योग सदैव इकाई होते हैं, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी एपीएस बराबर 1 होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर लिख दिए, अर्थात एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है, ठीक है। इसके संबंध की अब व्याख्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि एपीसी तथा एपीएस के संबंध की व्याख्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, उपभोग प्लस बचत होता है आय बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को लिखिए, वाई बराबर सी प्लस एस, यानी जहाँ वाई है आय, सी है उपभोग, एस है बचत, ठीक है। दोनों तरफ आय से भागा देने पर यानी वाई से भागा देने पर, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ, तो वाई डिवाइड वाई बराबर सी डिवाइड वाई प्लस एस डिवाइड वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाई वाई काट गया, बचा कितना 1 बराबर सी डिवाइड वाई क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसीलिए सी बटा वाई को क्या लिखिए एपीएस। और एस बटा वाई क्या होता है, एस बटा वाई होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी औसत उपभोग बचत, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। इसीलिए एस बटा वाई को एपीएस लिखे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख दिए, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, यही प्रूव करना था। दोनों का योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग में क्या संबंध है, और एमपीसी तथा एमपीसी के संबंध की व्याख्या करें, ठीक है। वो क्या था, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का भी योगफल हमेशा एक ही होता है, ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग सदैव इकाई के बराबर होता है, अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग बराबर 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर अर्थात लिख दिए, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ठीक है। अब दोनों के संबंध की व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि एमपीसी तथा एमपीएस के संबंध की व्याख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि जब आय में परिवर्तन बराबर क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा क्या दर्शा रहा है, परिवर्तन को, यानी डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डेल्टा वाई क्या है, आय में परिवर्तन, डेल्टा सी क्या है, उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा एस क्या है, बचत में परिवर्तन। दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग देने पर यानी आय में परिवर्तन से भाग देने पर, तो डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी डिवाइड डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस डिवाइड डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा वाई कट गया, बचा कितना यहाँ पर 1। और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, यहाँ पर उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, इसके बदले में लिख दी एमपीसी। और डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, एमपीएस, तो इसके बदले में एमपीएस लिख दिए, ठीक है। और इसी को सजा के यहाँ पर लिख दिए एमपीएस प्लस एमपीसी, यहाँ पर एमपीसी होगा, ठीक है, ये सी होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि से के बाजार नियम क्या है। तो
तो से का बाजार नियम ये कहता है जब वस्तु की पूर्ति होती है, जब वस्तु की उत्पादन होती है तो उस वस्तु की मांग अपने आप हो जाती है, ठीक है, उस वस्तु की मांग अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो से का बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। किस तरह का करती है, जैसे आप देख लेते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे क्या लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, श्रमिक लगाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक लगाएंगे। तो बहुत सारे श्रमिक लगाएंगे तो श्रमिक को क्या मिलेगा, यहाँ पर पैसा मिलेगा, इसके बदले में इसको तो मजदूरी तो मिलेगा, तो मजदूरी मिलेगा, तो मजदूरी मिलेगा तो श्रमिक लेबर के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो इसकी मांग करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये क्या वस्तु की मांग अधिक से अधिक मात्रा में करेगी। तो इसलिए जब पूर्ति होती है तो वस्तु मांग भी बढ़ जाती है। से का बाजार नियम यही कहता है, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ एक और उत्पादन पूर्ति में वृद्धि लाता है, वही दूसरी ओर साधनों की दी जाने वाली आय के रूप में मांग में वृद्धि लाता है। अगर आय में वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होगा। अतः उत्पादन क्रिया के कारण उत्पादन के साधनों का जो आय के अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त होती है, उसके आगे यहाँ पर वह बाजार में आई हुई वस्तु के ऊपर ही व्यय हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि उत्पादन क्रिया के कारण पूर्ति में जितनी वृद्धि होती है वह मांग की वृद्धि के कारण स्वतः बिक जाती है, ठीक है। यह था से का बाजार नियम। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि गुणक क्या है और गुणक तथा एमपीसी के बीच संबंध की व्याख्या करें, ठीक है। तो गुणक क्या है, गुणक होता है निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात, ठीक है, यानी डेल्टा वाई आय में परिवर्तन डिवाइड डेल्टा वाई यानी निवेश में परिवर्तन, ठीक है। तो निवेश गुणक क्या है, निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात, अर्थात के बराबर होता है यहाँ पर आय में परिवर्तन डेल्टा वन डिवाइड डेल्टा आई, ठीक है। यहाँ पर के बराबर डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा आई है, ठीक है। यहाँ पर के बराबर क्या है, गुणक डेल्टा वाई है, आय में परिवर्तन डेल्टा आई है, निवेश में परिवर्तन, ठीक है। अब दोनों के संबंध को देख लेते हैं, गुणक तथा एमपीसी। एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध क्या है। तो दोनों में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध मतलब अगर गुणक बढ़ेगा तो एमपीसी भी बढ़ेगा, एमपीसी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर गुणक घटेगा तो एमपीसी भी घटेगा, यानी सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी के बीच सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो गुणक भी अधिक होगा, तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम है तो गुणक भी कम होगा, ठीक है। इसको अर्थात इस तरह का होता है, गुणक बराबर 1 डिवाइड 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, के बराबर 1 डिवाइड 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। इसको जैसे यहाँ से समझते हैं, अगर यहाँ पर एमपीसी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो 1 माइनस ये ज़्यादा होगा तो ये नीचे वाला पूरा क्या जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होगा, यानी एमपीसी ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर एमपीसी कम होगा तो के भी कम होगा, यानी सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 15 नंबर है कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार संतुलन किसको कहते हैं, जब कुल मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और कुल सप्लाई यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण रोजगार संतुलन। तो पूर्ण रोजगार संतुलन उस देश को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति यानी कुल पूर्ति और समग्र मांग के बराबर होती है, अर्थात एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई बराबर एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये भी होता है कि बचत निवेश के बराबर होता है, सेविंग बराबर इन्वेस्ट होता है, यानी एस बराबर आय होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में। जबकि सभी साधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया होता है, ऐसी दशा में अर्थव्यवस्था में कोई अतिरिक्त क्षमता अथवा बेरोजगारी नहीं होती है पूर्ण रोजगार के संतुलन की अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर क्या है कि न्यून मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय को लिखिए। न्यून मांग किसको कहेंगे, न्यून मांग उसको कहेंगे जब पूर्ति ज़्यादा होगी और मांग कम होगी, ठीक है। जब मांग कम होगी तो वस्तु की मांग कब होती है, मांग कम इसलिए होती है अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगी, आय नहीं रहेगी। लोगों के पास अगर आय नहीं रहेगी तो वस्तु की मांग नहीं करेगी। तो राजकोषीय उपाय में वही उपाय करता है कि लोगों के पास आय देता है सरकार के द्वारा। किस तरह का देता है, जैसे कि बहुत सारा सब्सिडी देते हैं, सहायकी देते हैं, सरकार के द्वारा बहुत तरह का खर्च किया जाता है शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जिससे कि लोगों की आय बढ़े, और लोगों की आय बढ़े तो मांग में वृद्धि होगी, यानी न्यून मांग क्या होगा, ठीक होगी। तो न्यून मांग को ठीक करने के राजकोषीय उपाय निम्नलिखित है, जैसे कि सार्वजनिक व्यय, सरकार द्वारा किए गए व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, ठीक है। सरकार के द्वारा किया गया खर्च को सार्वजनिक खर्च कहा जाता है, जैसे सड़क निर्माण, पुल, नहर, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी हुआ पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि, ठीक है। अगला है यहाँ पर 2 नंबर करारोपण यानी टैक्स। न्यून मांग को दूर करने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर, निगम कर आदि में कम करनी चाहिए, ठीक है।
सरकार के द्वारा यहाँ पर टैक्स कम कर देंगे, यानी आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे तो लोगों की आय ज़्यादा होगी, जिससे कि मांग ज़्यादा होगी। ऐसा करने से जनता के पास अधिक क्रय शक्ति बन जाएगी, वो क्रय शक्ति, ये होगा क्रय शक्ति, ठीक है, क्रय शक्ति बन जाएगी और जनता के उपभोग एवं निवेश पर अधिक व्यय करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि व्यय में वृद्धि होने से सामूहिक मांग बढ़ेगी और न्यून मांग की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं सार्वजनिक ऋण। अगर न्यून मांग की अवस्था में सरकार को सार्वजनिक ऋण में कमी करनी चाहिए, सार्वजनिक ऋणों की दर में कमी करनी चाहिए और साथ ही पूर्व में लिए गए सार्वजनिक ऋण की वापसी करना चाहिए। इससे प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और लोगों के पास अधिक क्रय शक्ति आ जाती है, फलतः सामूहिक मांग में वृद्धि होती है। अगर सार्वजनिक ऋणों की दर में कमी करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में लोन लेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो वस्तुओं का मांग करेगा, जिससे कि मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति में क्या अंतर है। तो देखिए, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा लाया जाता है और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर इस तरह का लिखिएगा, एक साइड राजकोषीय नीति लिखिएगा और एक साइड मौद्रिक नीति लिखिएगा, ठीक है। राजकोषीय नीति के पहला नंबर यहाँ पर, फिर मौद्रिक नीति के पहला नंबर यहाँ पर, राजकोषीय नीति के दूसरा नंबर यहाँ पर, मौद्रिक नीति के दूसरा नंबर यहाँ पर, इस तरह का लिखिएगा, ठीक है। हम अलग अलग लिख दिए लेकिन आप लोग एक ही साइड में लिखिएगा। तो राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति का समझ सार्वजनिक आय, व्यय एवं ऋण अर्थात सरकार के बजट से होता है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय करता है और मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। राजकोषीय नीति के मुख्य संगठक है जैसे कि टैक्स, कर, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त धन तथा सार्वजनिक निर्माण, कल्याण, सुरक्षा, अनुदान पर क्या गया भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मौद्रिक नीति, ठीक है। मौद्रिक नीति का समय मुद्रा की पूर्ति, साख की उपलब्धता एवं लागत से होता है। मौद्रिक नीति का निर्धारण देश का केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है। यह राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है सरकार के वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति के संगठक होते हैं जैसे बैंक दर, खुले बाजार में प्रतिभूति या क्रय विक्रय, नकद कोष अनुपात यानी CRR जो हो गया, तरलता अनुपात परिवर्तन यानी SLR हो गया, उसके बाद ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन आदि है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि बजट क्या है तथा बजट के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। तो बजट क्या है? बजट एक विस्तृत, यहाँ पर एक विस्तृत नहीं होगा, ठीक है। बजट एक विस्तृत होगा। बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। ये होता है बजट। देखेंगे कि बजट के उद्देश्यों की आखिरकार सरकार बजट क्यों लाती है। तो बजट के 3 उद्देश्य निम्नलिखित है। तीनों उद्देश्यों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य है एक नंबर क्या है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कर में रियायत देकर उत्पादन क्रिया को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क, पुल, नहरें, नल, बिजली आदि का निर्माण कर सकते हैं। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए देश में जैसे कि अगर ऋण की मात्रा बढ़ जाए या आर्थिक राजकोषीय घाटा आ जाए तो उसको स्थिरता लाने के लिए, अगर महंगाई कम ज़्यादा हो जाए तो महंगाई को स्थिरता लाने के लिए बजट लाता है। तो आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की चक्र चलते रहते हैं और जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्रदान करना भी बजट का उद्देश्य होता है। जब कभी सरकार को तेजी एवं मंदी की स्थितियों पर नियंत्रण करना होता है तो वो तेजी के समय जब तेजी होती है तो तेजी के समय बचत का बजट यानी अधिशेष बजट प्रस्तुत करते हैं एवं मंदी के समय घाटे का बजट बनाते हैं, ठीक है। तीसरा उद्देश्य ये होता है बजट का कि रोजगार का सृजन करना भी सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके लिए सरकार श्रम प्रधान तकनीकों, सड़क, पुल, नहरें और बांध निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। अगर सड़क का निर्माण होगा तो उसमें बहुत सारे लेबर काम करेंगे, श्रमिक काम करेंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी। पुल में भी उसी तरह, नहर में भी उसी तरह प्रोत्साहित करती है और विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम को लागू करके अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करती है, ठीक है। यह था बजट के उद्देश्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि यहाँ पर भी एक साइड लिखिएगा प्रत्यक्ष कर और दूसरे साइड लिखिएगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर का 1 नंबर यहाँ पर, अप्रत्यक्ष कर का 1 नंबर यहाँ पर, फिर प्रत्यक्ष कर का 2 नंबर यहाँ पर, अप्रत्यक्ष कर का 2 नंबर यहाँ पर, इस तरह लिखिएगा। लेकिन हम अलग अलग लिख दिए, आप लोग एक ही साइड में लिखिएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या है? ये कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं
वही व्यक्ति ही इन करों का भुगतान करते हैं। ठीक है, इन करों को किसी अन्य पर टाला नहीं जा सकता। अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाएंगे तो वह व्यक्ति ही उस कर को चुकाएगा। अगर इनकम टैक्स या आय कर अगर लगाएंगे तो वह व्यक्ति उस कर को देंगे। ठीक है, ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इनमें वृद्धि होती है। अगर लोगों के आय में वृद्धि होगी तो आयकर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अगला है कि प्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान होते हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष कर से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, अगला है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना होता है वो दूसरे व्यक्ति पर टाल सकते हैं, यानी ये स्थानांतरित होता है। जैसे कि जैसे एक व्यक्ति है, जैसे अप्रत्यक्ष का ये वस्तु और सेवा पर लगता है, तो वस्तु और सेवा जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, उसके ऊपर अगर टैक्स लगा तो टैक्स तो कौन देगा? जो ग्राहक होगा, जो खरीदार होगा, जो वस्तु का खरीदेगा, यानी जो कि जीएसटी, एक तरह का जीएसटी भी देंगे। तो ये क्या है? दुकानदार से ग्राहक की ओर ट्रांसफर हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, तो इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यह कर प्रगतिशील नहीं होते और सभी आय वर्ग के लोगों को समान रूप से वहन करना पड़ता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर को सभी आय वर्ग के लोगों को समान मात्रा में ही देने पड़ते, चाहे वो अमीर है या गरीब हो। लेकिन प्रत्यक्ष कर में अगर आय में वृद्धि होगी तो टैक्स में भी वृद्धि होगी, आय में कम होगी तो कर में भी कमी होगी। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में सभी आय वर्ग को समान रूप से टैक्स देने पड़ते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में यदि व्यक्ति उन वस्तु को न खरीदे जिन पर कर लगाया जाता है, अगर लोग उस वस्तु को खरीदेगा ही नहीं तो उस वस्तु के लिए उसको कर देना नहीं पड़ेगा, तो वह अप्रत्यक्ष कर से बच सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर है कि भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाते के 3 अंतर को लिखें। तो यहाँ पर है भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाते में 3 अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है कि चालू खाता में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरण का विवरण होता है। ठीक है, जबकि पूंजी खाता में वे सभी लेन देन होता है जिनसे पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, जिनमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व में पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का आदान प्रदान होता है। दूसरा पॉइंट है कि चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होता है। चालू खाते के प्रवाह क्या होता है? एक प्रवाह होता है। ठीक है, प्रवाह होता है यानी गतिशील होता है। जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होता है, स्टॉक के रूप में होता है पूंजी खाता स्टॉक के रूप में, चालू खाता प्रवाह के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 3 नंबर कि चालू खाते संबंधी लेन देन देश के चालू आय में परिवर्तन लाते हैं। अगर चालू खाते संबंधी लेन देन देश के चालू आय में परिवर्तन लाते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन देश के पूंजीगत स्टॉक में प्रभावित करते हैं। ठीक है, पूंजीगत स्टॉक में प्रभावित करते हैं। तो ये था चालू खाता और पूंजी खाते के अंतर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही करते हैं। उसके बाद आप लोगों को और कुछ प्रश्नों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर आएगा। उसके बाद आप लोगों का ग्राफ रिलेटेड प्रश्न आएगा। उसके बाद गणित से संबंधित प्रश्न आएगा। उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।